हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सैयद इरफान शिराजी। नाज़रीन, हमने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर से तकरीबन 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो इसी 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 इसको हम नाम दे देते हैं ब्रेन ड्रेन का। तो इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है मिस नविश सैयद को। वो एक ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा वो सीईओ हैं यूनिकॉर्न कंसल्टेंट्स के। इसके अलावा फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं पनाशे वुमेन के। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम, सबसे पहले आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें ब्रेन ड्रेन को, और ये ब्रेन ड्रेन होता क्यों है? अच्छा देखो, ब्रेन ड्रेन होता क्या है। सिंपल सी बात है कि आपका जो ऐसा सोसाइटी का हिस्सा होता है जो कि इंटेलिजेंट होता है या वो कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी सोसाइटी में, वो ड्रेन हो रहा है, वो लीक हो रहा है, वो जा रहा है कहीं और। ड्रेन क्या है? मतलब उसमें से चीजें चली जाती हैं। तो ब्रेन ड्रेन, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। अगर हम अपने पुराने लोगों पे भी नजर डालें तो हर खानदान में से आधा खानदान बाहर सेटल्ड है, कोई कनाडा में, कोई यूके में, कोई अमेरिका में। तो ब्रेन ड्रेन हमारी बैड लक ये रही कि 1950s के बाद से ब्रेन ड्रेन कांस्टेंट है पाकिस्तान में। अलार्मिंग जो इस वक्त, जो आजकल ज्यादा बात की जा रही है, वो ये है कि इस वक्त एट इट्स हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन हुआ है। ये जो आपने 8 लाख कहा, इस एक्चुअली 7,65,000 लोग अ, रवां साल मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है। और पिछले से पिछले साल मेरा ख्याल है 2 लाख लोग गए थे, 20 नहीं, पिछले साल 2 लाख गए थे, और अभी करीब नहीं थे, सात करीब 2.5 लाख के लोग, करीब लोग थे। हाँ, और उसमें जो है अभी तीन तीन गुना ज्यादा लोग चले गए। तो इस वक्त लोग ज्यादा अलार्म है, इस पे ज्यादा बात हो रही है। मगर सैडली कोई पॉलिसी मेकिंग पे बात नहीं कर रहा। हम जब भी टीवी खोलते हैं तो अभी भी यही बात हो रही है, समिया तहलील होंगी कि नहीं होंगी, क्या करना चाहिए, इलेक्शन कब होंगे। ये जो एक इतना बर्निंग इशू है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। हम इस बात क्या करते हैं कि हमारे पास यूथ बहुत ज्यादा तादाद में, 60% यूथ है। मुझे बताइए कि जब यूथ में से बेहतरीन दिमाग बाहर चले जाएंगे तो जो यूथ बच जाएगी, उसका क्या हमें आजार तो नहीं डालना। दूसरा, जब आपके पास से डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, यही सोसाइटी के पिलर्स होते हैं, जब उनकी क्रीम यहाँ पे नहीं मौजूद होगी, तो हम और आप यहाँ रह के क्या करेंगे? जब आपके पास इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड करने के लिए इंजीनियर्स मौजूद नहीं है, तो यू कैन इमेजिन कि हमारे लिए कितना एक ब्लीक फ्यूचर वेट कर रहा है। मैम, हम जानते हैं कि स्टेट बहुत बड़े लेवल पे इसके लिए जिम्मेदार होती है। वो इस सेंस में कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो जो हमारी स्टेट है वो कितना इसके लिए जिम्मेदार है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, ऐसा करते हैं, दो चीजें। इरफान, मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि एग्जैक्ट कौन कौन हमें छोड़ गया है, फिर मैं दूसरी बात ये बताऊंगी कि जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है। या चलें, पहले जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी घर में से कोई भी, आपका सबसे जो सेफेस्ट जगह होती है वो आपके लिए आपका घर होता है। हम कहीं पर भी जाएं, थक हार के कहते हैं यार अब घर जाना है। मुल्क आपका घर होता है। मैं तकरीबन पूरी जिंदगी बाहर रही हूँ, हम बड़े होकर पाकिस्तान आए हैं, तो हमें हमेशा से पाकिस्तान जाने का शौक। और हम पूरा साल हम वेट कर रहे होते थे कि कब जून जुलाई की छुट्टियां आए और हम अपने अपने मुल्क जाएं, पाकिस्तान जाएं। तो पाकिस्तान आपका घर है। अब कोई भी शख्स अगर अपने घर को छोड़ के जाने की बात करे, इसका मतलब अपने घर में खुश नहीं है, या महफूज नहीं समझ रहा, या उसको ऐसा लगता है कि ये घर अब उसका घर नहीं है। तो स्टेट एब्सोल्युटली जिम्मेदार है। आज भी जो लोग 20 साल पहले भी जिन्होंने मुल्क छोड़ा था, या 5 साल पहले भी मुल्क छोड़ा था, वो घर को अभी भी मिस करते हैं, वो माँ को अभी भी मिस करते हैं, बाप को अभी भी मिस करते हैं, अपने पुराने दोस्तों को मिस करते हैं। तो हम अगर हमारा स्टेट जो है वो थोड़ी सी जिम्मेदारी ले, मतलब स्टेट का क्या काम होता है, हमें बेसिक चीजें चाहिए। जहाँ पे आपको आपकी नौकरियां ना हो, जहाँ पे आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, आपके पास वो नहीं हो, व्हाट यू कॉल इट, क्राइम से कोई प्रोटेक्शन नहीं हो, आपकी हिफाजत ना हो, ऐसे घर में कोई भी नहीं रहना चाहता। तो being responsible for the country, state is absolutely responsible for what all is happening. और अभी भी अगर फौरी तौर पे अगर पॉलिसीज बनानी शुरू की जाए तो उसका भी असर हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में दिखेगा। अभी तो ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूड होगा।
दूसरी बात जो मैं आपको कह रही थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्चुअली एक स्टैटिस्टिक्स बड़े मजेदार मैंने कहीं पढ़े थे, ना वुड लव टू शेयर विद यू एंड जी। ऑल योर व्यूअर्स. अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अच्छा मुख्तलिफ चैनल से मुख्तलिफ बातें हो रही है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं कि इतने लोग चले गए, इतने चले गए. यहाँ पे मुझे बड़े करेक्ट स्टैटिस्टिक्स मिले एंड आई क्रॉस चेक विद कपल ऑफ मोर प्लेसेस के अच्छा ये सही है कि नहीं. तो ये कि 7,65,000 लोग जो कि हाईली स्किल्ड लोग थे वो छोड़ के गए. आपको पता है कि ज्यादातर मुल्कों में उनको स्किल्ड लेबर ही चाहिए होती है, उन्हें ऐसे फारिग किस्म के लोग किसी को भी नहीं चाहिए होता, जिसमें से 92,000 वेल एजुकेटेड थे. 7,65,000 में से फिर आप समझ जाइए कि बहुत से मजदूर होंगे, प्लम्बर होंगे, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है 92,000 वो लोग थे जो कि इंतहाई वेल एजुकेटेड लोग हैं, जिनके पास वो डिग्रीज हैं जो मतलब हाई हाई एजुकेशन एजुकेशन उनके बैकग्राउंड है. 2,500 डॉक्टर्स, 5,534 इंजीनियर्स. क्या वजह है इरफान, इंजीनियर्स इतने सारे क्यों गए होंगे? ऑब्वियसली मैम, अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे जॉब नहीं मिलती हैं। इंजीनियरिंग की जॉब्स ही नहीं होती. और आप सोचिए कि दुनिया में साइंस एंड इंजीनियरिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि वो कहते हैं कि जी आगे वाली दुनिया ही इंजीनियर्स और साइंसदानों ने चलानी है. और ऐसे। यहाँ पे ना सिर्फ इंजीनियर्स बेचारे फारिग घूमते रहते हैं, 4,000-4,000 रुपए में उन इंटर्नशिप्स लग रही होती हैं और नौकरियां नहीं है इंजीनियर्स के पास, इसीलिए वो एमबीए करके किसी और मैनेजमेंट पोजीशन में आते हैं. 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जी। आईटी के 2,000 लोग, अकाउंटेंट्स 2,600, 900 टीचर्स. अब आप सोचिए कि यकीनन ये बेहतरीन टीचर्स होंगे जिनकी बाहर अच्छी जगह पे जॉब्स लग गई, और हम वही पुराने टीचर्स से काम चला रहे हैं. ऐसे। नर्सेस 1,600, कंप्यूटर ऑपरेटर्स 12,000, टेक्नीशियंस 21,517. ये वो तमाम लोग हैं जो कोई भी इकोनॉमी का पहिया घूमने में मदद करते हैं. एंड दे ऑल, इसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, दे ऑल हैव ऑलरेडी फ्लोन आउट ऑफ दिस कंट्री. सबसे ज्यादा लोग पंजाब से गए जो कि 4,34,000 थे. सेकंड नंबर पे केपीके के लोग गए हैं जो कि 2,06,000 हैं. सिंध से सिर्फ 54,000 लोग गए. सिंध वैसे भी मशहूर है, लोग बड़े ठंडे हैं, उनको काम वाम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जमीनों का पैसा आता है. तो अभी वो सुकून में, वो कह रहे हैं गल्ला अनाज रखा है, हम खाते ऐसे। रहेंगे. कश्मीर से 27,000, बलूचिस्तान से 7,000. ऑल दो बलूचिस्तान कितना छोटा प्रोविंस है, उसमें पढ़ाई भी इतनी ज्यादा नहीं है. और आप सोचिए कि बलूचिस्तान का बेहतरीन माइंड चला गया, 7,000 पीपल. सिर्फ इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है, हर तरह की सहूलियात दस्तियाब है. 7,000 6,000 लोग इस्लामाबाद से गए. और ट्राइबल एरिया से 38,000. और ये मेनली कहाँ गए हैं? यूके, रोमानिया, सऊदी अरबिया, यूएई. और यूके के मैं हालात आपको बता चुकी हूँ, आंखों देखे, डायरेक्ट में लोगों से बात की है. इट्स नॉट वर्थ इट. मैम, येट आप ये सोचें, आपका अपना घर कितनी तबाही बर्बादी का शिकार है कि यू चूज टू गो एनीवेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम. मैम, आप डॉक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे वर्थी पेशा डॉक्टर डॉक्टर का ही समझा जाता है, मेडिसिन का ही समझा जाता है। तो तकरीबन 18 से 20 हजार, या आप राउंड अबाउट कर लें 30 हजार डॉक्टर जो है वो ग्रेजुएट करते हैं एनुअली। इनमें से तकरीबन 3500 से 4000 डॉक्टर इस दफा बाहर गए हैं, और 2021 में भी तकरीबन लगभग इतनी तादाद थी। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं, डॉक्टर मेरे कितने दोस्त हैं जो मतलब ये समझते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन पढ़ने के बाद उनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग पाकिस्तान से चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, यहाँ पे वो एक इस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ है, जान की कोई हिफाजत नहीं है। तो क्या ये चीजें भी तो मैटर करती है ना, रहने के लिए अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा मैं यहाँ पे आपकी एक बात ऐड करूँ. मैं ब्रदर इज अ डॉक्टर, और उसने FCPS 1 पास किया, तो पता है सर्जरी का एग्जाम होता है. बहुत जगह, मतलब पहले तो उसने हाउस जॉब कर ली जहां से उसने पास आउट किया. वहीं पे व्हेन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स, अ ब्राइट स्टूडेंट जिसके पास एक एक्स्ट्रा एग्जाम की भी वो थी, क्वालिफिकेशन थी, येट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या तो जॉब्स नहीं थी, या वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे यंग डॉक्टर्स को कि अच्छा 3 महीने बगैर पैसे के काम कर लें, 4 महीने. अब मुझे बताइए, कोई भी अपने घर से पेट्रोल डाल के गाड़ी में आपके पास आए, सुबह से लेकर रात तक काम करे, एंड यू आर नॉट रेडी टू पे देम. दिस इज द रियलिटी. मैं बिल्कुल आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ. ऑल हिज फ्रेंड्स, उसमें से कई फ्रेंड्स ने फिर बाहर के एग्जाम्स दिए एंड दे वेंट आउट. दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर्स की, जूनियर डॉक्टर्स की सैलरी होती है वो बहुत कम होती है.
आसानी से आप कंसल्टेंट को अच्छा पे करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं कि आपने जो है वो अपने बाहर के एग्जाम्स की तैयारी की और आप चले गए। दूसरा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बूढ़े पेरेंट्स हैं या वो अकेले वारिस हैं या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उन्हें यही काम करना है, तो वो दे कॉम्प्रोमाइज। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी आपको पता है कि इट्स नॉट इजी अंटिल जैसे आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर्स को अगर आप फर्स्ट हैंड उनसे पूछें, दे आर द वंस हु हैव स्टडीड द मोस्ट, जिनका काम बहुत मुश्किल है, उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता व्हेन दे गो आउट इन द वर्क। और यही वजह है कि हम बहुत सारे देखते हैं यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया हुआ, यंग डॉक्टर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। कोई इस तरह एहतजाज किसी को शौक नहीं होता कि वो प्लाकार्ड उठा के बाहर खड़ा हो जाए और शोर मचाए। हमारे पास अस्पताल ही इतने नहीं है। अगर फर्ज करें हमारे पास 18,000 डॉक्टर निकल रहा है, तो सिर्फ 200 100 इस तरह की नौकरियां आई हुई हैं। कोई अंदरून के इलाकों में जाके काम नहीं करना चाहता। ज़रा अगर फर्ज करें कोई कराची में, इस्लामाबाद, लाहौर रहता है, तो किसी गांव में किस तरह लग सकता है डॉक्टर, आप बताइए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज। और फिर चले अगर कोई चला गया सिंध के किसी गांव में काम करने, उसके बाद उसको बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखनी है ना, मतलब फैमिली की वेलबींग, आपके बच्चों का स्कूल। यहाँ पे वो जब भी आपने बात की, यहाँ पे स्कूल भी नहीं होते, यहाँ पे कोई और फैसिलिटीज नहीं होती कि कोई इंसान सोचे कि यार चलो मैं यहाँ डिप्यूटेड हूँ तो कम से कम मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। आइदर यू हैव टू लिव विदाउट द फैमिली। लेकिन इतनी सारी कुर्बानियां देने से लोग बेहतर समझते हैं कि मैं बेहतर है आयरलैंड चला जाता हूँ, कमाऊंगा भी मैं यूरोज में, पाउंड्स में और बाहर जाके डॉलर्स में, और जिंदगी भी सुकून की रहेगी। तो दिस इज द रीजन कि डॉक्टर्स, और ये डॉक्टर्स जो कि हमारे लिए इतने जरूरी हैं, आप जब इन्हीं को नहीं संभाल के रख पा रहे हैं, यंग डॉक्टर्स के साथ कोई उनको अ, उस तरह से सहूलियात नहीं दे रहा है, तो आप इमेजिन करें कि जब ये हमारे बुजुर्ग डॉक्टर्स जो हमारा इलाज करते हैं अगले 20 साल बाद ये नहीं होंगे और यंग डॉक्टर्स मेनली चले जाएंगे इस मुल्क को छोड़ के, तो हमारा और आपका क्या होगा? हु हैव चोजन टू स्टे हियर। हम एक जो रियल एस्टेट का यहाँ पे बिजनेस है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे रियल एस्टेट पे काम होता है। वो जमीनें खरीदी जाती हैं, जमीनें बेची जाती हैं। तो उसके जो हम अपोजिट देखते हैं, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं जो प्रोडक्टिव हैं। कोई फैक्ट्रीज नहीं लगती हैं, जमीनें तो खाली पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मनी सर्कुलेशन भी हो रही है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। अब रियल एस्टेट जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बल्क में सर्कुलेट करती है जो मनी है। इसके अपोजिट में देखें तो फैक्ट्रीज वगैरह बिल्कुल नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज, और यही एक जो मैं आगे एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसके ऊपर अंदर यही चीज मेंशन की गई थी कि ब्रेन ड्रेन की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्टिव काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्या स्टेट को या जो हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए, फोकस नहीं दिलवाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिव काम होना चाहिए? ऑब्वियसली उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पर तो सैडली एग्रीकल्चर लैंड को काट काट के रेजिडेंशियल एग्जैक्टली। स्कीम्स बनाई जाती हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। हम पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिनकी इकोलॉजिकल थ्रेट और जिनकी क्लाइमेट की जो चेंज का इफेक्ट है उसमें हम वर्स्ट कंट्रीज में आते हैं। और हमारे पास सबसे अंटार्कटिका के बाद, आर्कटिक के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। और आप ही सोचिए कि जब ये पिघलेंगे तो पाकिस्तान वैसे ही अंडर वाटर आ जाना है, तो इतनी सारी रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज बनाने का क्या फायदा। दूसरी बात यह है कि ये सारे घर आपने बना लिए और लोगों की बाइंग पावर नहीं होगी, बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आएंगे, तो ये घर, खाली घर हमारे किसी फायदे के नहीं है। ना कि हम इस पे एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ उगाएं और हम बाहर भेज के जरा मुबादला कमाएं। सैडली इरफान, प्रॉब्लम है ही हमारे पॉलिसी मेकर्स का। जो मैंने शुरू में मिसाल दी कि किसी को अपने घर से इतना तंग हो, उसके बाद फिर अब्बा जी को एहसास भी ना हो कि मेरे सारे बच्चे घर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और अम्मा भी एहसास ना करें कि अच्छा ऐसे ही। हमें कुछ चेंज करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे साथ घर में रुक जाएं। यहाँ पे वही है कि पॉलिसी मेकर्स को कोई एहसास नहीं है, सब के सब इस वक्त सो रहे हैं। हम ना क्विक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक टर्म होती है कि जल्दी जल्दी हमें वो चाहिए, फल चाहिए। जी। तो
कुछ चीज उगाएंगे, इट विल टेक टाइम, लैंड जरखेज होगी, फिर ऑर्डर्स पकड़ेंगे, फिर बाहर चीज जाएगी, वो एक लंबा प्रोसेस है। ज्यादा आसान है जी, प्लॉटिंग की और धड़ाधड़ प्लॉट बेचने शुरू किए, नोट पकड़े, सर नोट पकड़ के उन्होंने भी कहाँ जाना है, ऐसे ही, बाहर। बिल्कुल ऐसे तो ही। लोग इस वक्त बिल्कुल नहीं समझ रहे कि इस सारे पैसे का या सारी लैंड की, हाउसिंग सोसाइटीज का कोई फायदा नहीं होगा जब आपके पास खरीदार ही नहीं बचेगा। अभी जो थोड़ा बहुत खरीदार बच रहा है, भी लोग बात कर रहे हैं कि 2025 तक शायद 20 या 25 लाख लोग इमिग्रेट कर जाएं, क्योंकि इस वक्त धड़ाधड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं। और पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि यूएस का पता नहीं कौन सा वीजा है जिसमें उन्होंने चाइना और इंडिया को इस वक्त नहीं दे रहे, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली खोला है। दुनिया भी एक्सप्लॉइट करती है, दुनिया को भी पता होता है कि अच्छा इस वक्त ये लोग जो है यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, तो हमें इन जगह पे खाना पूरी करनी है, हम जी इनको बुला बिल्कुल लेते हैं। मजदूर किसको नहीं चाहिए होता है। ऐसे ही। दूसरे दूसरे नंबर पे सस्ती लेबर भी पाकिस्तान से ही जाती है। अच्छा मैम, बिल्कुल। मैम, जो अल जजीरा पे एक आर्टिकल छपा था कि जो पाकिस्तान की एलीट है वो तकरीबन ये तकरीबन 2021 का आर्टिकल है, और ये पाकिस्तान की जो एलीट है वो तकरीबन 17.4 बिलियन को कैप्चर करके बैठी हुई है, जो इकॉनमी का 6 से 8% बनता है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा काफ़ी बजट तो इधर उधर हो जाता है। सबसे बड़ी मिसाल उसकी डिफेंस बजट है। तो पाकिस्तान के अंदर, और दूसरे नंबर पे मैम जो प्रिविलेजेस हैं सारे वो एलीट के पास हैं, यानी मिडिल क्लास जो हमारा तबका है उनके पास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका तो किसी खाते में आते नहीं, और मिडिल क्लास तबका वही है जो जलील होता रहता है। तो मिडिल क्लास तबके के लिए तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बचती हैं। हाँ, ये बात सही है कि मिडिल क्लास के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बचती। हमारे पास, अब मैं जैसे कराची में रहती हूँ, आपको पता है कराची क्राइम में पता नहीं मेक्सिको को भी शायद पीछे छोड़ दिया होगा कराची ने। लेकिन अब मैं पता नहीं आप जानते हैं नहीं जानते, मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक है, मैं उनको कम्युनिकेशन लीडरशिप ट्रेनिंग्स करवाती हूँ। तो मेरा इंटरेक्शन रहता है पुलिस वालों से। जी थोड़ी सी पुलिस, और वो भी वीआईपी को की हिफाजत के लिए मामूर कर दी जाती है। ऐसे और ही। फिर इतने कम पुलिस वाले बचते हैं टू हैंडल क्राइम। अब जो लोग जिनके पास ना असला पूरा है, ना एनर्जी बची है, ना पैसे उनको इस तरह से मिल रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं जी इस क्राइम से लड़ गए, ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल। मतलब एक इंसान के लिए, ह्यूमनली में अगर मैं बात करूं तो वो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो ना कि एलीट के पास सब कुछ है, मुझे लगता है पाकिस्तान एलीट के लिए ही है कि वो यहाँ भी मजे में रहें और उसके बाद उन्हें जैसी मौका मिले वो फौरन जो है जहाज पकड़ के चले भी जाएं। मिडिल क्लास हो गए, लोअर मिडिल क्लास बेचारे, उनका तो हाल ही नहीं है, पता नहीं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मिडिल क्लास इसलिए पिस रहा है कि यही वो वर्किंग क्लास है, यही तब्दीली लेकर आना चाह रहा है, यही अपनी, अच्छा सफेद पोशी का भी भरम बेचारे यही रख रहे हैं। और ये क्यों छोड़ के मुल्क जा रहा है, ना सिर्फ ये कि यहाँ के हालात साजगार नहीं है, आप आप हमेशा अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं। आपका जो भी रोल मॉडल होता है, अब आपने देखा कि जी आपके एक चाचा थे जो कि यूके गए थे आज से 30 साल पहले, और उन्होंने बहुत तरक्की की, आज उनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और वो इतनी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, उनका इतना अच्छा लाइफस्टाइल है। आप ये ख्वाब देखते हुए बड़े हुए, और जब आपने देखा कि यहाँ तो सब कुछ नहीं मिलना, तो यू अप्लाई फॉर यूके, यूएस, कनाडा, वेर एवर यू कैन। हम अपने, अब हमारे पाकिस्तान में कौन से रोल मॉडल हैं? एक वो रोल मॉडल है जो किसी जमाने में पाकिस्तान से वापस आए थे, आज वो सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं और वो बहुत बुरे हालों में। तो हमें हमारे पास ये भी लेसन है कि देखो वो दुबई की नौकरी छोड़कर आए थे तो आज उनके क्या हालात हैं, या उनका बेटा अगर अमेरिका से वापस आया था तो खुदा ना खास्ता गोली मार दी गई इसको मगिंग केस में। कितनी दफा ऐसा होता है कि लोग आते हैं और लुट जाते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है, हमारे पास जो रोल मॉडल्स हैं, वो सब हमें यही बता रहे होते हैं कि अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो आप यहाँ नहीं रह सकते। बाकी ये तो चलो रोल मॉडल्स की बात है, रियलिटी भी यही है। गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही, प्रोटेक्शन के लिए आपके पास कोई है नहीं। सड़कें इस्लामाबाद की तो बहुत बेहतर है, कराची की तमाम सड़कें, मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जो कि पॉश इलाका कंसिडर किया जाता है, येट गली गली में कचरा, सड़कें टूटी हुई। मैं सड़क पे निकलूंगी, मुझे नहीं पता कि मेरा सेल फोन मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या मुझे जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या मैं अपने अपने बच्चों के लिए बाहर नहीं जाऊंगी? ऑफ कोर्स चली जाऊंगी, क्योंकि आप सबसे पहले देखते हैं कि मेरी बेसिक एग्जिस्टेंशियल नीड्स पूरी कहाँ हो सकती हैं, इज्जत के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। और फिर लोग, जो अभी मैं बात आपसे कर रही थी ऑफ एयर ऑफलाइन, कि पूरी दुनिया में रिसेशन है, हालात बहुत खराब हैं लोग, लेकिन लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं? क्योंकि कम से कम वो कहते हैं सांस तो
साफ सुथरी हवा में लेंगे, कम से कम हम जब बाहर निकलेंगे तो हमें ये तो खौफ नहीं होगा कि हमारा फोन छिन जाएगा या कोई हमें गोली मार देगा, या बिजली, कितनी सख्त सर्दी होगी तो नहीं होगा कि हम हीटर ऑन नहीं कर सकते क्योंकि बिजली नहीं है या गैस नहीं है। तो आप अपनी इस वक्त सैडेस्ट सिचुएशन ये नहीं है कि आप बहुत ग्रीनर पास्चर के लिए या बहुत अच्छे हालात के लिए बाहर जा रहे हैं, आप बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं ना, अब पाकिस्तान इंसानों के रहने के लायक नहीं रहा। ऐसे और ही अभी भी अगर पॉलिसी मेकर्स ने, देखे, मैं और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, मैं, जी कोई भी अगर बच्चा मेरे पास आए और वो कहे कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं उसको क्या कह के रोकूंगी, मैं ऐसे क्या ऐसी मोटिवेशन दे दूंगी, क्योंकि मुझे खुद पता है कि वेयर पाकिस्तान इज हेडिंग इकोनॉमिक क्या। हाँ, मैं उसको ये जरूर बता सकती हूँ कि बेटा, पूरी दुनिया में भी इस वक्त ग्लोबली इकोनॉमी रिसेशन का शिकार है, इस वक्त स्टैगफ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट पे। मैं उसको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग आउट। मैं उसको रोक नहीं सकती, बिकॉज देयर इज नथिंग आई कैन स्टॉप हिम फॉर। मैक्सिमम ये होगा, भाई तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, इनको छोड़ के नहीं जाओ, उससे ज्यादा क्या किसी का इंटरेस्ट है। तो मैं और आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, या जब तक यहाँ पर हैं, या अगर हमारे पास कोई और जगह जाने के लिए नहीं है, तो हम मेहनत कर सकते हैं, अपने तौर से 100% दे सकते हैं। काम तो गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी, हमारे जितने इदारे हैं उन सबको ठीक होने की अशद जरूरत है। और आखिरी बात, अगर हमारे इसका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है आपके, सैडली हमारे जितने इदारे हैं जो कि किसी भी मुल्क को चलाने वाले होते हैं, जुडिशरी, सारी मिनिस्ट्रियां, ये जितने भी हमारे इदारे हैं, उस पे जो लोग बैठे हैं ना, वो, उनकी अपनी उम्र ऐसी है जो कब्र में पांव लटके हुए हैं। पॉलिटिशियन सारे 70 बिल्कुल साल ऐसे ही के, जितने हमारे सीनियर वो हैं, जजेस हैं, वो सारे बूढ़े, हमारे मतलब ये तमाम, अब जिन लोगों की जिंदगियों में शायद आखिरी 8-10 साल चल रहे हैं, वो जी पॉलिसीज बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो अभी आने वाले हैं। तो वी हाँ नीड यंग ब्लड, वी नीड यंग माइंड्स, वी नीड रेवोल्यूशनरी पीपल इन इन गवर्नमेंट सेक्टर। बिल्कुल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैम प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग अमेजिंग। ऐसे ही मैम क्विकली अब दो लास्ट क्वेश्चन हैं, अब टाइम भी नहीं है तो आप क्विकली लास्ट टू क्वेश्चन हैं इसका आंसर करते हैं। पहले नंबर पे मैम पाकिस्तान के अंदर जो लेजिस्लेशन के अदारे हैं, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, उसके अंदर अगेन बहुत बड़ी एक एलीट बैठी हुई है, वो सरदारों के बेटे हैं, नवाबों के बेटे हैं, फिर आगे हमें फ्यूचर में भी यही नजर आता है कि वही लोग आगे आएंगे। तो जब तक अगर वही लोग बैठे हुए हैं तो वो पॉलिसीज भी वैसी बनाएंगे। जैसे अभी आप पॉलिटिकल टर्मोइल देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से कैबिनेट शिफ्ट हो रही है, उधर उधर से इधर शिफ्ट हो रही है, पीटीआई से नून लीग की तरफ जा रही है, नून लीग से पीटीआई की तरफ आ रही है, तो एक हम्म। पॉलिटिकल टर्मोइल है। तो जब अगर यही सिचुएशन अगले 10 20 40 साल तक रहती है तो क्या कोई चेंज आ सकता है इसमें? क्योंकि जो आम एक जैसे हम बात कर रहे थे यंग ब्लड की या कॉमन सिविलियन की, तो वो तो आएगा ही नहीं उसमें। तो इसमें चेंज किस तरह आएगा? देखो, दो तरह से चेंज आ सकता है, कि यंग लोग आए, और वो, जो कि इम्पॉसिबल है। अ, हम पीटीआई में काफी यंग लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वोट, हमारा जो गवर्नमेंट बनाने का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा फ्लॉड है। मैम वो जो आप यंग उनकी बात कर रहे हैं, वो भी अगेन आप देख लेंगे उनका किसी ना किसी तरीके से लिंक हम्म। होगा, बैकग्राउंड उनका बिल्कुल वही बिल्कुल। होगा। मैं यंग, अपने और तुम्हारे जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे बाहर के मुल्कों में होता है यार, बिल्कुल यंग पढ़े लिखे लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको ना अपनी जान का खतरा होता है, उन्हें ये नहीं पता होता, कि उन्हें नहीं लगता कि अच्छा, मैं पॉलिटिकली, अगर मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मुझे कोई मार देगा या मुझे ये सारे मसाइल होंगे। बिल्कुल यंग फ्रेश पढ़े लिखे लोग आए, एक तरीका ये है, जो कि ये ख्वाब हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो एक तो मैम सिस्टम अगेन चला है यहाँ पे बहुत दिनों क्वेश्चन से। ये उभरता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग आए, और वो अभी आपने देखा कि 7.5 8 लाख लोग बाहर चले गए हैं, पढ़े लिखे यहाँ फिर भी बचेंगे नहीं। जो बच गए वो आ जाए। जो बच गए, मैं कहती हूँ ना, तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो बच गए हैं थोड़े से, जी या तो वो आए। दूसरा जो होता है तरीका ऐसे मुल्कों को सुधारने का, वो होता है इनकलाब, रेवोल्यूशन। जी मगर रेवोल्यूशन के लिए लीडर होना बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसा लीडर जिस पे आप आंख बंद करके इत्मीनान करें, वो लीडर आपको वो रेवोल्यूशन लेके लाने में मदद करे। जितने भी मुल्क इस सतह पे आ गए थे जिस पे हम खड़े हैं, जो जी तबाह हो गए, बर्बाद हो गए थे, और
جیسے چائنا کی مثالیں ہیں. ایران میں ایک ریولیوشن آیا تھا, اسلامک ریولیوشن, اور آپ کو پتا ہے ایران کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایران جائیں دیکھیں تو ایران از اے بیوٹیفل کنٹری ود ویری 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 ویل ایجوکیٹڈ پیپل. ایک وہ ویسٹرن میڈیا میں ایران کو انہوں نے بڑا خطرناک بنا کے دکھایا ہوا ہے. اسی طرح سنگاپور میں جب چینج آیا تھا, یہ تمام کنٹریز میں جب ریولیوشن آیا نا, تو کوئی ایک لیڈر تھا پیچھے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو گئی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روٹی کپڑا مکان میں اتنے الجھے ہوئے ہیں, مجھے یہی نہیں پتا ہوتا کہ جی شام تک میری نوکری, میں اگر جا رہی ہوں نوکری پہ تو میری شام تک نوکری رہے گی کہ مجھے فارغ کر دیا جائے گا, کیونکہ ابھی یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ لے آف اتنے ہو رہے ہیں. آپ جب پیٹ میں بھوک ہے آپ کیا خاک نکلیں گے. ہاں, یا تو ریولیوشن تب آتا ہے جب سبھی کو بھوک ہوتی ہے, تب سارے لوگ جب آپ کو خوف نہیں رہتا نا, نتھنگ ٹو لوز, کہ اب میں کیا چلا جائے گا میرے پاس, یا تو وہ پوائنٹ تک ہم انتظار کریں. اس سے پہلے سمجھداری, مجھے تو نہیں لگتا کہ کرنٹ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کسی بھی طور سے اپنی کرسی چھوڑیں گے, اپنا مفاد چھوڑیں گے, کیونکہ اگر انہیں ملک کا خیال ہوتا تو وہ کہیں تو نظر آ رہا ہوتا نا, کسی تقریر میں نظر آ رہا ہوتا, کسی بات میں نظر آ رہا ہوتا. ویژن ہی لمیٹڈ ہے, ویژن ہی ہاؤسنگ اسکیم ہے, ویژن ہی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے. تو ریولیوشن از دا سولوشن, جو کہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا فی الحال. باقی ینگ مائنڈس بھی اگر آئے تو کیا کیا جاتا ہے, بہت سے ینگ مائنڈس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, بہت سے لوگ خود ہی اداس ہو کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جب آپ کے سر پہ حکومت انہی کے بچے اور انہی کے بچے, وہی غلامانہ ذہنیت آپ کے اوپر مسلط رہے گی, تو میں اور آپ سے تڑپ ہی رہے ہوں گے, اور پھر ہم بھی راہ نجات حاصل کرنے کا دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا کہاں سے کون سی اپرچونٹی آ رہی ہے تو ہم بھی نکلے. دوسرا کیا میم کوشچن تھا بیٹا تمہارا؟ جی میم, دوسرا بھی کوئی کوشچن تھا نا, جی میم بتا لاسٹ کوشچن ہے, اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. یہ اگین اسی کے ریلیٹڈ ہی ہے, پالیسی میکنگ کے ریلیٹڈ ہی ہے. ایجوکیشن ریفارمز یا امپلائمنٹ ریفارمز کیا گورنمنٹ کوئی کر رہی ہے یا پاسٹ میں انہوں نے کوئی کیا؟ اس کے علاوہ اگر ہم نے بالکل ہی برین اسٹارم کو روکنا, سوری برین ڈریم کو روکنا ہو, تو ہم اس کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں جو مطلب ٹھیک ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپس ہونے چاہیے؟ اچھا بھائی, کیا اقدامات کر رہی ہے؟ میری بات ہوئی تھی ایک پرانی منسٹر سے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو تھی, تو وہی بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ایجوکیشن کا سندھ میں انہوں نے بڑا زبردست ایک پروگرام بنایا, وہ ان پلیس بھی کیا, وہ شروع بھی ہوا, اور پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی. اچھا, جب اس سے پہلے کی گورنمنٹ سے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شروع کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. میں ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں سندھ گورنمنٹ کے, کیونکہ میں سندھ میں ہوں, تو انہوں نے ایجوکیشن منسٹر کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایپ بنا دی ہے اور ایپ کے ذریعے ہوگا. انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور میں سوچی تھی کہ یار میں کون سے ملک میں آ گئی ہوں تو یہاں پہ ایپ کے ذریعے پڑھائی ہو رہی ہے سندھ میں. تو ہر گورنمنٹ آ کے اپنی پالیسیز بناتی ہے, میرا کھانا پوری بھی کرنی ہوتی ہے نا, پیپر بھی تو بھرنا ہوتا ہے, اور وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی ہماری جب تک حکومت چل رہی ہے پروجیکٹ چلتا رہے, اس کے فنڈز آ جائیں. تو یہ جو ان کا طریقہ ہے نا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے پاکستان میں بادشاہت ہونی چاہیے تھی کہ ایک کوئی آ کے حکومت کرتا اور وہ سالوں کرتا رہتا. جب تک آپ دیکھو کسی جگہ کو اون نہیں کرو گے نا, میں بھی تمہیں کوئی ایک پروجیکٹ دوں, میں کہوں کہ عرفان تمہارے پاس یہ 3 سال تک ہے پروجیکٹ, 3 سال میں تم سوچو کہ اچھا اس میں کھانچے لگانے کا بھی موقع ہے, اس میں میں پیسہ بھی کما سکتا ہوں. 3 سال میں 2 آپشن ہیں, یا تو میں ارب پتی ہو کے میں باہر نکل جاؤں, یا میں 3 سال میں اپنا دیتا رہوں اور میری پوری محنت ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گی جیسے کوئی نئی گورنمنٹ آئے گی. تو آپ دوسرے پہلے رستے پہ جائیں گے کہ مجھے یہاں 3 سال میں نے کس طرح اپنے سارے جاننے والوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو ہمارے سیڈلی یہ سچویشن ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے, گورنمنٹ پیپرز پہ بہت کچھ کر رہی ہے. whenever I talk to these government officials, یہ بہت کچھ کر رہے ہیں, ہو کچھ نہیں رہا. کیا جائے کہ برین رکے. دیکھو, رورل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اربن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ, کیونکہ نا پرائیویٹ سیکٹر بہت کام کر رہا ہوتا ہے, مالز بنتے ہیں ان میں جابس کریٹ ہوتی ہیں, کمپنیز اپنے آپریشنس کر رہی ہوتی ہیں, جابس کریٹ ہوتی ہیں. جب تک رورل ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں سے بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, یا وہاں سے پڑھ کے بھی تم دیکھو گے گاؤں کے لوگ زیادہ باہر نظر آئیں گے. اگر آپ کہیں باہر ٹریول کریں گے نا تو کہیں گے جی میں میر پور خاص بالکل. کے فلاں گاؤں سے ہوں, ولیجز سے بہت ہو گئے. ہمیں ہمارے رورل ایریاز بہت پسماندگی کا شکار ہیں. وہ بھی تو انسان رہ رہا ہے نا وہاں پہ. وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ تو بائنگ پاور ہو سکتی ہے, آپ کے پاس اتنے سارے لوگ اور اتنا سارا لینڈ فارغ پڑا ہوا ہے. رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں کمرشل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے حال اتنے برے پھر بھی نہیں ہیں جتنے شہر میں رہنے والے لوگوں کے ہیں.
दूसरी चीज ये टैक्सेस, जो हमारा टैक्सेशन का तरीका है, जो टैक्स दे रहा है उसको बस वो कर दो, दबा दो चक्की के अंदर, बाकी लोग कैश पे काम करें, उनका कोई मसला नहीं है। कुछ टैक्सेस में रिफॉर्म की जरूरत है। पॉलिटिशियंस को अल्लाह करे कि उनको कल आ जाए, उनको कल आने की बहुत जरूरत है कि उन्हीं के हाथों में ये भागदौड़ है। फौज को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, कोई भी उस जगह नहीं रहना चाहता। अभी कल परसों एक वो एनईडी के लड़के को जो उसकी यूनिवर्सिटी के सामने मारा है, बड़ा सोशल मीडिया पे शो रहा है, मतलब आपके जी यंग जी लड़के मोबाइल के पीछे मारे जा रहे हैं। दिस क्राइम नीड्स टू स्टॉप। सबसे ज्यादा काम हमारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और एनजीओज कर रहे हैं। इवन हम अभी एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं फॉर मेंटल हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन। इसी तरह हम एक लर्निंग यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो हमारे आपके जैसे लोग जो इंडिविजुअल थिंकर्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे काम करें, इनकी वजह से हम लोग चल भी रहा है, क्योंकि जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, ये कंपनीज रजिस्टर करा रहे हैं, ये किसी तरह बाहर से क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की सतह पे क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया, बहुत कुछ हो रहा है। मैं जिसके साथ बैठती हूँ बताता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आपको लगता है अच्छा यार दूध शहद की नहरें आपने बहा दी, वो है कहाँ, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? बट सीरियसली दे नीड टू वर्क, क्योंकि अब कहते हैं मुल्क तबाही के दहाने पर, सब दहाने पे नहीं है, वो दहाने से हम गिर चुके हैं, गिर अब चुके हैं तबाह सही हो में। चुके हैं। कोई भी एक दिन सुबह सुबह आपको पता चलेगा कि बिजली गैस पानी सब बंद है और लोग रोटी के पीछे एक दूसरे के गले काट रहे हैं। ऐसे ही। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन वो वक्त किसी भी वक्त आ जाएगा। तो अल्लाह ताला अकल और हिदायत दे हमारे बड़ों को। और हमारा काम ये है कि जब तक हम यहाँ हैं, और जिस वजह से भी हम यहाँ हैं, अगर हम पेरेंट्स की वजह से यहाँ हैं, अपनी फैमिली की, या हम अपनी डिग्री की वजह से यहाँ हैं, उस वक्त तक आप अपना 100% दें, क्योंकि रिस्क का मामला तो अल्लाह के हाथ में है ना, हो सकता है हमारे नसीब में ही ना बाहर जाना। तो जब तक आप जहां पर भी रह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहने के बजाय देखें कि आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही। बटरफ्लाई इफेक्ट होता है ना, छोटी सी बटरफ्लाई के विंग से एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट होता है। तो आप अपने अपने कामों में सिंसियर रहें, और दुआ करें कि या तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आपका वीजा लग जाए। चलो मैम, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, ये चीज़ें रुके, अपॉर्चुनिटीज बने, हमारे जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लोग हैं, उनको फैलाए और वो इस पे काम करें। अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच।